be the spokesperson for India, that is Bharat. We all remember when Donald Trump pledged during the campaign to keep America out of foreign wars, especially more wars in the Middle East. And we all know what happened in Iraq. The United States got sucked in. We were there for a long time, and it did not, in my view, serve American interests. And yet Donald Trump has plunged us into the exact same situation. Now, I did hear Israeli Prime Minister Netanyahu a little while ago saying he's been waiting 40 years, these are his words, 40 years for this to happen. He just happened to find an American president after 40 years that was stupid enough and reckless enough to do it. अब जैसा आपने ये वीडियो देख लिया होगा, ये वीडियो था यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेटर क्रिस वैन हॉलन का, जिन्होंने साफ-साफ ये कहा, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो इलेक्शन कैंपेनिंग में ये कह रहे थे कि मैं कभी भी ऐसी वॉर्स के अंदर एंटर नहीं करूंगा जो फॉरएवर वॉर्स होंगी, जो वॉर्स चलती रहेंगी, जैसा इराक के अंदर हुआ, अफगानिस्तान के अंदर हुआ और अलग-अलग जैसे यूएस ने ऑपरेशंस की हैं पास्ट के अंदर। बट खास बात यह है, उन्होंने मेंशन किया कि कैसे नेतन्याहू सिर्फ ये इस चीज का वेट कर रहे थे कि किस दिन एक ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट आएगा जो स्टूपिड होगा और रेकलेस यानी लापरवाह होगा, जो जाके ईरान के ऊपर अटैक करेगा। और शायद नेतन्याहू की लॉटरी तभी लग गई थी जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप। अब हालांकि मैं मानता हूं कि ये जो है ये डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, तो जब भी कोई सरकार के अंदर जिसकी पार्टी बनी होती है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे यूएस के अंदर रिपब्लिकन पार्टी सरकार के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिशन पार्टी सवाल उठाएगी। और ये सवाल उठाना जरूरी भी है क्योंकि पारदर्शिता रहे, लोगों को रियलिटी सच के पता चले और इवन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जवाबदेही एस्टैब्लिश हो या फिर आप अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है। और ये जो चीज थी, ये इन्होंने अल जजीरा के एक रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत करते हुए ये कहा। लेकिन याद दिला दूं आपको, मार्च 3 को एक सीनेट की ब्रीफिंग हुई थी, यानी एक कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई थी। जैसे यहां पे हम बोलते हैं ना कि इंडिया की पार्लियामेंट में जैसे जिस तरीके से डिस्कशन होते हैं, वैसे ही एक सीनेट ब्रीफिंग होती है जहां पे यह सवाल उठाया जाता है कि ट्रम्प की क्या चॉइस थी, मतलब क्यों उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करा, आपके दिमाग में क्या ऐसी चीजें चल रही थी। और खासकर ये सवाल तो बनता भी है जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला था, उनका बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए खतरे में है, फिर उसके बाद में आप ये कहते हैं कि हम रिजीम चेंज करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस है वो ये सवाल तो जरूर पूछेगी कि आपका रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइम तक ये वॉर चलने वाली है, क्या आपके ऑप्शंस हैं। मान लीजिए इस तरीके से जो आप जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से अगर चीजें नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, इसीलिए ये सारी चीजें कही जाती है। लेकिन उन्होंने जब ब्रीफिंग के बाद में ये आए तो इन्होंने कहा कि जो स्टोरी ये ओवल ऑफिस यानी व्हाइट हाउस ऑफिस में बाकी रिपोर्टर्स को सुनाते हैं और जो स्टोरी ये हमें सुना रहे थे, उनमें कोई भी तालमेल नहीं था। और होगा भी कैसे तालमेल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता होता है कि उन्हें 4 दिन पहले क्या बोला या फिर आज वो क्या बोलेंगे। और आज तो जो उनके शॉकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू निकल के आ रहे हैं, मतलब लिटरली मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है ये एक अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं तो टारगेट कर रहे हैं नेतन्याहू को या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को एंड व्हाट नॉट। बट एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें खुद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुझे भी पता है कि ईरान के ऊपर अटैक करना अच्छी बात नहीं थी, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग टू डू। अरे तो भाई साहब क्यों किया, मतलब कोई सेंस है इस बात का? आप खुद अब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं था, ना दिमाग लगाया था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएशन करेगा। उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं और काफी ज्यादा लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं उस पूरी की पूरी क्लिप के बाद में। अब ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था, ये आउट ऑफ हैबिट है, मतलब हमें आदत होगी ये करने की। और इवन काफी सारे एक्सपर्ट्स ने तब कहा था जब वेनेजुला के लीडर को इन्होंने कैप्चर किया था, मदुरो और उनकी वाइफ को, तब कहा था कि अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि सेम टाइम ऑफ एक्टिविटी जो है ईरान के अंदर कर सकते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स ये चीज कह रहे हैं और काफी बार इनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी समझाया होगा कि सर वेनेजुला जो है वो ईरान से बिल्कुल अलग था और ईरान बिल्कुल वेनेजुला से अलग है। आपको ये समझना पड़ेगा। वो काफी सालों से, इवन प्रोफेसर जियांग ने इस चीज के बारे में बात करी है, इवन काफी सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि जब से 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस रिजीम ने यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स पे अटैक नहीं किया, एम्बेसी पे अटैक नहीं किया, वो भी एक ऐसी रिजीम थी जो ऑपरेसिव रिजीम थी। और लेकिन सवाल यहां खड़ा हो जाता है ना कि आप सिर्फ आउट ऑफ हैबिट कर रहे हो, आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। और अब एक थ्योरी निकल के आती है जिसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। मैं कहीं ना कहीं उसके बारे में जरूर बात करता हुआ नजर आऊंगा, कोई ना कोई एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। हालांकि आप लोग जो है बहुत ही मतलब प्यार दिखाते हैं, लेकिन मेरे को शायद उतनी रीच मिल नहीं पाती। आई डोंट नो व्हाई, आई बीन ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बट उतना जितना एक्सपेंशन होना चाहिए, जितने लोगों तक ये वीडियोस पहुंचने चाहिए, उतना पहुंचता नहीं है। बट स्टिल आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। इट डज नॉट मैटर वेदर 1000 पीपल आर वॉचिंग मी, 5000 पीपल आर वॉचिंग मी। हमको सिर्फ अपना कर्म करना है और काम करते हुए चले जाना है। ये चीज मैं आपके लिए भी बोलूंगा। बट बात यह है कि इन्होंने साफ साफ इस क्लिप में यह भी कह दिया कि मैं तो सिर्फ अपने अलाइज के लिए कर रहा हूं, दैट इज इजराइल। तो अब जो यूएस के डेमोक्रेट हैं
या जो यूएस के सीनेटर हैं क्रिस वैन, उनकी बात क्यों ना मानी जाए? उनकी बात को ध्यान क्यों ना दिया जाए? राइट? और यही चीज़ साफ-साफ इस क्लिप में ये भी मेंशन करते हैं। हालाँकि पहले मैं सिर्फ़ इसको अपोज़िशन पार्टी के एंगल से देख रहा था, बट अब खुद ऐसी वीडियो क्लिप निकल के आ चुकी है, तो फिर मैं ही क्या ही बोलूँ? खुद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ फिर? Zero. We don't need, we don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have double, more than double what anybody else in terms of oil production. We're at more than double any other country. So we don't need it, but we did it. It's almost, you could say we did it out of habit, which is not a good thing to do. But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. अब जैसा आपने सुन ही लिया होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। ये जो सीनेट ब्रीफिंग्स हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की जो ब्रीफिंग्स हैं, ये ब्रीफिंग्स क्यों की जा रही हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसा नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा हो, जिसमें यूएस गवर्नमेंट के स्टेक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो और स्पेशली जब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही ये इम्पोर्टेंट हो, स्पेशली यूएस गवर्नमेंट के तौर पे कि यूएस गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, तब इन सारी चीज़ों पे बात की जाती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप जंग लड़ रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं, तभी बात होगी। मान लीजिए कोई साइबर अटैक हो गया, कोई हैकिंग इंसिडेंट हो गया या फिर टेररिज्म का इंसिडेंट हो गया, तब भी ऐसी ब्रीफिंग्स रखी जाती हैं, जहां पे ये प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं। वहां पे यूएस गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन करता है कि हमने कोई एक्शन लिया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। और इसलिए किया जाता है ये, जिससे कि ये एंश्योर किया जाए कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि काफी बार ये इल्जाम लगते हैं यूएस प्रेसिडेंट्स के ऊपर कि ये वॉर इनिशिएट करते हैं या फिर काफी सारे ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे कि ये अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे होते हैं, दैट्स इट। या फिर किसी पपेट के फॉर्म में, या फिर कोई इन्हें रेगुलेट कर रहा होता है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी ब्रीफिंग्स कराई जाती हैं। और खास बात यह है, सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर चेक रखना नहीं है। एट द एंड अगर आपने मान लीजिए वॉर इनिशिएट ही कर दी, तो जब तक यूएस डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये वॉर है और उसके लिए आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, आप ऐसे सबूत नहीं रखेंगे, ऐसे एविडेंसेस नहीं रखेंगे, जब तक यूएस कांग्रेस जो है वो इस वॉर को डिक्लेयर नहीं करेगी और आपके पास पैसा नहीं आएगा। और जो पैसे वाली सिचुएशन है वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पहले हफ्ते के अंदर ही पेंटागन जो है वो कांग्रेस को ये बोलता है कि पहले 6 दिन के अंदर $11 बिलियन तक खर्च हो चुके हैं इस वॉर के अंदर, जो यूएस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान यूएस अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। और 12वें दिन तो ये कॉस्ट $16.5 बिलियन चला जाता है, जहां पे अब पेंटागन ये डिमांड कर रहा है कि हमें $50 बिलियन की और जरूरत है, क्योंकि जो हमारा म्यूनिशंस था, जो हमारा असला बारूद या जो भी हमारी मिसाइल्स थी, जो 1 साल की वर्थ रखती थी, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो चुकी है। कुछ ही दिनों में खत्म हो चुकी है और उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए जिससे हम इसको दोबारा रिबिल्ड कर सकें। ये सारे सवाल तक खड़े हो रहे हैं और इसी बेसिस पे ये एक सवाल किए जा रहे हैं कि आपने ये वॉर छेड़ी तो छेड़ी क्यों? कोई आपका एंड गेम था, कोई आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी थी? और बाद में इसके ऊपर बात करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लोएस्ट प्राइस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी, 16,999 में। आज इसकी आखिरी तारीख है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड यूज माय कोड YUVI50। और इवन जो ये ब्रीफिंग्स होती है ना, सिर्फ इसमें ये नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, यहां पे गवर्नमेंट एक्सप्लेन ये करती है कि क्या ईरान की तरफ से हमें कोई थ्रेट भी था। आप जो ये कह रहे हो कि ईरान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हालांकि ईरान के पास में कोई बैलिस्टिक मिसाइल की इतनी कैपेबिलिटी या क्षमता तो है नहीं कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूएस के जो मेनलैंड है या जो यूएस की धरती है उसके ऊपर आके अटैक कर सके। और यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। फिर इनसे ये पूछा गया कि आपका प्लान क्या था, मतलब आप किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले थे, बढ़ने वाले थे। और ये सारी चीजें पब्लिकली नहीं होती हैं, प्राइवेटली की जाती हैं, जिससे कि दोनों पार्टीज अगर सपोर्ट करती हैं और एक टेबल पे आती हैं, तो इसको वॉर डिक्लेयर करके जितनी भी जरूरत है पैसों की, वो आगे सैंक्शन किया जा सके और ये वॉर लड़ी जाए, अगर उस वॉर के एम जस्टिफाइड हैं तो। लेकिन डेमोक्रेट्स जब भी आए, जैसे 3 मार्च को हुई, फिर उसके बाद में 11 मार्च को एक ब्रीफिंग हुई, अब 18 मार्च को भी एक ब्रीफिंग होने वाली है, तो साफ साफ इन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा चिंता में है कि इसका एंड गेम क्या है। जब भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी सेनेटर हो, क्रिस मर्फी हो, ये बोल रहे हैं कि कोई एंड गेम ही नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। और 18 मार्च को यही बात होने वाली है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के बाद में तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ईरान के अंदर सिविलियंस की जान जा रही है, आपकी वजह से अमेरिकन फोर्सेस में कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, इसका क्या इंटेंशन है? अब आप क्या करेंगे? अब आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या है ईरान के ऊपर स्ट्रेटजी? ये 18 तारीख को बात होगी, लेकिन साफ साफ इनके कहने से तो यही लगता है कि कोई भी इनका एंड गेम नहीं है। और यही चीज दोबारा से जब पहली ब्रीफिंग हुई थी, तब भी इस चीज के बारे में बात की गई थी यूएस सीनेटर क्रिस वॉन के द्वारा भी, जहां पे उन्होंने कहा कि जब रिजीम चेंज की बात आई थी ना, तो सीआईए का असेसमेंट साफ साफ ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए आपने अयतुल्ला अली खमीनी को उड़ा भी दिया,
तब भी उनकी रिजीम बची रहेगी। मतलब सीआईए असेसमेंट करके दे रहा है, आपके मिलिट्री एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना है, बट फिर भी आपने कर दिया क्योंकि आपने तो खुद ने मेंशन कर दिया है कि इट इज़ आउट ऑफ हैबिट। बट बात यहाँ पे ये है ना कि क्या कोई ऐसे लॉज़ हैं जो इस चीज़ को रोक सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हुए भी इस वॉर के अंदर ना फँसें और ये बाहर आ जाएँ? तो होता ये है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं। 1973 का एक पावर रिज़ॉल्यूशन है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को पहली बात तो कांग्रेस को 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होगा, जब ये वॉर या फिर वो कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो। और प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस से बात करेंगे अगर आपको कोई ट्रूप्स भेजनी है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया, अगर 60 डी रूल अप्लाई होता है, अगर कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ट्रूप्स जो हैं, वो 60 दिनों के अंदर आ जाएँगे और पूरा का पूरा जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है या जो ट्रुप्स है, आप उनको दोबारा विथड्रॉ कर लेंगे उस रीजन से इस लॉ के तहत। और साथ-साथ में यहाँ पे क्लोज़ डोर टू डोर मीटिंग्स होती हैं, जब भी इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे वॉर के क्या प्लान्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस क्या हैं, तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली, बहुत ही कम लोग जो होते हैं इस मीटिंग के अंदर होते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या ये लॉज़ एक्टिवेट होंगे? क्योंकि यूएस का इंटेंशन यही है कि हम इस वॉर में फँसे रहें और मिड टर्म इलेक्शन तक शायद मैं जीत जाऊँ। लेकिन अब जिस तरीके से डिसअप्रूवल रेटिंग आ रही है, उससे भी ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही। और ट्रम्प शॉकिंगली ये बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान जो है गल्फ कंट्रीज को स्ट्राइक करेगा। और ईरान जो है एक नेशन है ग्रेट पावर का, उसके पास में ट्रेमेंडस पावर है। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो गल्फ स्टेट्स को अटैक करेंगे। वी वर शॉक्ड। अब हालांकि इनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि हिस्ट्री जो है ट्रम्प को एक मॉन्यूमेंटल लूजर के तौर पे याद रखेगी एंड व्हाट नॉट। बट सीरियसली मैंने तो एक्सपेक्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी एक्सपेक्ट किया था। इवन काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी एक्सपेक्ट किया था कि पहले आपके बेसिस पे टारगेट होगा, फिर गल्फ स्टेट पे टारगेट होगा। तो ये चीज़ जो आप कह रहे हो ना, ये आप अंदेशा दिखा रहा है कि आप टेको लेने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को इसके अंदर मिल रही है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है इसके बारे में बात करते हुए नजर आए कि कैसे वो शॉक थे जिस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया है। Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them, so they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked, and the other one, they fought back. They could have. अब आपने ये चीज़ तो वीडियो देख ही लिया होगा। अब हालाँकि यहाँ तक ही तारीफ़ नहीं कर रहे थे कि हम तो स्मार्ट प्लेयर्स के साथ में डील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट पीपल हैं, दे डोंट गेट अदर्सवाइज़, यू नो यू हू यू आर डीलिंग विद, किसके साथ आप डील कर रहे हैं, कि हाई लेवल इंटेलेक्ट है, हाई वेरी आईक्यू है। अब साफ-साफ ये दर्शा रहे हैं कि जहाँ पे ये पहले ईरान को एक टेररिस्ट रिजीम बोल रहे थे, उनको कह रहे थे कि ये दीज़ आर बैड पीपल और इस तरीके की सिचुएशन है, हम इनको काउंटर करके रखेंगे। अब ये ईरानियन लोगों को, ईरानियन रिजीम को प्रेज़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, हाई इंटेलेक्ट है, हाई आईक्यू है, हम शॉक थे कि मिडल ईस्ट बेसिस पे अटैक नहीं होंगे। अगर आप एज़ ए यूएस प्रेसिडेंट शॉक थे, तो फिर तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपके पास में मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास में सीआईए है, आपके पास में सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, व्हाट नॉट, और तब आप ये कहते हैं कि आप शॉक में थे। तो या तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान हमने देखा नहीं है, या फिर आप ऐसे ही चले गए। लेकिन इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आउट ऑफ हैबिट आई हैव अटैक्ड ईरान, तो मैं क्या ही बोलूँ, इसके ऊपर कोई कमेंट पास ऑन करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अभी अगर मीडिया पे कोई सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट सिनेमा दिखा रहा है, या जो ट्रू सिग्मा के बारे में बात की जा रही है, जिसको ट्विटर पे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, वो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगाची। उनसे जब ये पूछा गया रिपोर्टर के द्वारा कि आप सीज़फायर क्यों नहीं करना चाहते यूएस के साथ में, आपकी तो बात हो रही है ना, तो उन्होंने कहा कि हमको इतना बेहतरीन लेसन, इतना हार्ड लेसन सिखाना है पूरे विश्व को कि अगली बार कोई ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले सोचे भी तो 1000 बार उनको सोचना पड़े। ये चीज़ उन्होंने साफ-साफ रिपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए कही है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند، فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده و به هر کجا که هست بکشه. अब आपने ये क्लिप सारी देख ली होगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।